नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आधुनिक भारत के इस चैप्टर में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, ये देखेंगे हम। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथ 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर यात्रा शुरू की। और ये यात्रा नमक पे जो टैक्स लगाया गया था अंग्रेज़ों का, उसको उस नियम को तोड़ने के लिए, जो अंग्रेज़ों ने नमक पे टैक्स लगाया था उस नियम को तोड़ने के लिए इन लोगों ने ये यात्रा शुरू की थी। और ये यात्रा इन लोगों ने लगभग 200 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी की। और इस यात्रा के बीच में गांधी जी ने लोगों को अहिंसा और सत्य अहिंसा से संबंधित और आंदोलन से संबंधित जानकारियाँ दी। और रास्ते में जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे उनसे पहले वहाँ वहाँ व्यवस्थापक के तौर पे सरदार पटेल व्यवस्था देख रहे थे। तो 6 अप्रैल 1930 को सुबह महात्मा गांधी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर देते हैं। जो नमक कानून था उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इन लोगों ने उस कानून की अवहेलना की और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 6 अप्रैल 1930 को कानून को तोड़ के। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस तरह से असहयोग आंदोलन था, उसी तरह का एक मूवमेंट था कि जिसमें ये था कि ब्रिटिश सरकार की किसी भी व्यवस्था को नहीं मानना। उनके द्वारा शुरू की गई कोई भी स्कूल कॉलेज, उनके द्वारा वहाँ विदेशों से आए कपड़े, उनका सामान, इन सभी चीज़ों का विरोध करना था। तो इसकी शुरुआत का एक बड़ा कारण ये भी था कि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी और उस मांग को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था। तो गांधी जी ने इस पे ये भी लिखा था इस बारे में कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला और इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। तो इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम इस तरह से था कि गांव-गांव में नमक के कानून को, जो अंग्रेज़ों ने नमक पे कानून बना रखा था, उसकी अवहेलना करना। छात्र सरकारी स्कूल और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। मतलब जो छात्र थे वो सरकारी स्कूलों, अंग्रेज उस समय अंग्रेज सरकार थी तो सरकारी स्कूलों में न जाएं। कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पे धरना दें। तो जो शराब थी और अफीम था और विदेशी कपड़े थे, वो ब्रिटिश सरकार के इनकम का बड़ा सोर्स था, तो उन पे औरतें, महिलाएं धरना देंगी। विदेशी कपड़ों को जलाया गया और ये विदेशी कपड़ों को जलाने का प्रोग्राम काफ़ी सफल भी हुआ और लोग सरकार को टैक्स न दें। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये कार्यक्रम था। आंदोलन किस तरह से, आंदोलन की प्रगति हुई, तो गांधी जी द्वारा कानून तोड़ने से आंदोलन आरंभ होता है और उसके बाद देश के विभिन्न इलाकों में जहां तहां लोगों ने इस कानून का उल्लंघन शुरू किया। समुद्री किनारे के गांवों में रह रहे लोगों ने बड़े स्तर पे नमक बनाना शुरू कर दिया। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और मद्रास में गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू हुआ। मतलब अगर आप समुद्र के किनारे जाके उस समय नमक बनाते तो वो गैर कानूनी था और उस तरह से लोगों ने शुरू कर दिया। दिल्ली में 1600 महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया और इन सभी महिलाओं को कैद में डाल दिया गया। तो इन लोगों ने शराब की दुकानों पे धरना देना शुरू कर दिया दिल्ली में। महिलाएं घर से बाहर निकली गांधी जी के आह्वान पे और उन्होंने दिल्ली के आसपास के इलाके में शराब की दुकानों पे, अंग्रेज व्यापारियों की दुकानों पे धरना शुरू कर दिया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बहुत सफल रहा। विदेशी कपड़ों को लोगों ने जला दिया, खरीदना बंद कर दिया। तो इस तरह से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बम्बई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हो गई। तो बम्बई में जो अंग्रेजी व्यापारियों की मिलें थी उनका बहिष्कार किया लोगों ने, वहाँ काम करने नहीं गए लोग जो कामगार थे। तो इस तरह से उनकी मिलें बंद हो गई और जो भारतीय व्यापारियों की मिलें थी वो दोगुनी तेजी से काम करने लगी। लोग वहाँ जाने लगे, वहाँ का जो सामान था उसकी बिक्री बढ़ गई। तो इस तरह से अंग्रेजों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। किसानों ने कर न अदा करके आंदोलन चलाया। तो किसानों ने कर अदा नहीं किया
मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अधिकतर मुसलमान इस आंदोलन के खिलाफ थे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना ये था कि जो हिंदू समाज है, जो हिंदू महासभा है, वो मुसलमानों को अपना गुलाम बना लेगी। तो इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था, या फिर मुस्लिम लीग ने भी। लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों के बड़े नेता खान अब्दुल गफार खान ने नेतृत्व इस आंदोलन में भाग लिया था, और उन्हें सजा भी हुई थी, उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो इस तरह से जो मुस्लिम लीग की मेन स्ट्रीम थी वो शामिल नहीं हुई, लेकिन अब्दुल गफार खान मुसलमानों के एक नेता के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। 16 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू तरह अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अंग्रेजों को लगता है कि ऐसा करने से आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 5 मई को महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है, और आंदोलन इसके बाद उग्र हो जाता है, बहुत तगड़ा हो जाता है। जून 1930 आते आते आंदोलन बहुत जोर पकड़ लेता है। इस आंदोलन में 60,000 लोगों को जेल में भेज दिया गया था, और इससे लोगों की उत्तेजना और बढ़ गई थी। सोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने 6 थानों को जला दिया था। पुलिस ने अनेक व्यक्तियों को गोली से भून दिया था। जिस समय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थी, इंग्लैंड की सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन बुलाया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जब आंदोलन कंट्रोल से बाहर हो गया, ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया कि ये ऐसे हथियारों के बल पे आंदोलन दबाया नहीं जा सकता है, तो इसके बाद जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन पे विचार करने के लिए लोग इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन बुलाते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है, उस समय उसमें कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, तो इसलिए वो लोग भाग नहीं ले पाए। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया, और पहले गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और भारत की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मतलब उस समय भारत पाकिस्तान सब एक ही था, लेकिन फिर भी एक विचारधारा थी। जो अंबेडकर वैसे दलितों के नेता थे उस समय, तो अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना पहले गोलमेज सम्मेलन में गए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, जिस कारण से इस गोलमेज सम्मेलन का भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। उसके बाद जब बात नहीं बन पाती है, तो आंदोलन थमता नहीं है, तो इरविन था जो लॉर्ड इरविन, उसने गांधी जी से समझौता करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। और इसमें तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर ने प्रयत्न किया, गांधी जी और इरविन को मना के उनको एक जगह पे इकट्ठा किया, एक जगह पे लाए बातचीत के लिए। तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, और 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में गांधी जी का इरविन के बीच समझौता हुआ, और 5 मार्च 1931 को दोनों एक समझौते पे आके सहमत हो गए। तो 17 फरवरी से 5 मार्च के बीच ये पूरी प्रोसेस चली, और 5 मार्च को फाइनल हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट में जो शर्तें थी वो ये थी कि सरकार सभी अध्यादेशों और चालू मुकदमों को वापस लेगी। दूसरा था कि सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करेगी जिन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने मांग सिर्फ उनको रिहा करने की थी जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चल के काम किया था। हिंसा के मार्ग पे जो क्रांतिकारी थे उनको रिहा करने की इन्होंने कोशिश भी नहीं की। समुद्र के पास रहने वाले लोगों को सरकार बिना टैक्स के नमक बनाने और इकट्ठा करने की अनुमति देगी, ये भी मांग रखी थी कांग्रेस ने। विदेशी कपड़ों, शराब और अफीम की दुकानों पर सरकार शांतिपूर्ण धरना करने देगी, ये भी कांग्रेस की मांग थी, और उसमें रुकावट उत्पन्न नहीं करेगी। सरकार सत्याग्रहों की जब्त की हुई जमीन भी वापस करेगी। तो ये मांगे थी कांग्रेस की तरफ से कि जब जो समझौता होगा उसमें इन चीज़ों को माना जाएगा। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न बातों को स्वीकारा। पहले वो कांग्रेस की मांगें थी, और ये जो कांग्रेस ने स्वीकार किया, जो महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित करने की जो अंग्रेजों की मांग थी उसको मान लिया था। और दूसरा, पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में निष्पक्ष जांच की जो मांग थी उसको छोड़ दिया था। ये अपने आप में एक घुटने टेकने वाली बात थी कि जो पुलिस ने अत्याचार किए जनता पे, उस चीज़ की जो निष्पक्ष जांच होनी थी उसकी मांग को कांग्रेस ने छोड़ दिया। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई, और
कांग्रेस उत्तरदायी शासन को अल्पसंख्यकों, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा कुछ वित्तीय शक्तियों को अंग्रेजों के हाथ में रखते हुए स्वीकार कर लिया कि इस तरह से हम सरकार में शामिल होंगे। कांग्रेस सब बहिष्कारों को बंद कर देगी, ये भी एक वो थी जो माना कांग्रेस ने, लेकिन स्वदेशी प्रचार जारी रखेगी। मतलब विदेशी का बहिष्कार नहीं करेगी, लेकिन स्वदेशी का प्रचार जारी रखेगी। तो ये इस तरह से कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ ये समझौता किया, इन बातों को माना। गांधी इरविन पैक्ट पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। मतलब कुछ लोग गांधी जी के पक्ष में बातें कर रहे थे, तो कुछ गांधी जी के विपक्ष में बातें कर रहे थे। गांधी जी ने इसे उचित बताया। गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट को एक उचित समझौता बताया, क्योंकि पहली बार सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समान स्तर की बातचीत की। तो गांधी जी को लगा कि उन्होंने हमको अपने बराबर पे रख के बातचीत की है, लेकिन बाकी जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो ये लोग इस मूल्यांकन से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो ये भी कहा था कि जो अ, अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं और हम कमजोर हैं, तो कमजोर और ताकतवर के बीच समझौता हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस के वामपंथी लोगों ने इससे सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा बताया। और गांधी जी के गांधी जी ने तीन प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के कैद की सजा को, जो फांसी की सजा को माफ नहीं करवाया। तो इसको लेके काफी विवाद हुआ कि गांधी जी ऐसा कर सकते थे गांधी इरविन पैक्ट में, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जैसे पहले समझौते में लिखा गया है कि जो अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे थे उनको छोड़ने की मांग की उन्होंने, और जो हिंसक तरीके से कर रहे थे उनको नहीं छोड़ने की मांग की। भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव जो लोग थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, तो इन लोगों ने अहिंसक और हिंसक दोनों तरीके से आंदोलन किया था। इन्होंने हिंसा भी की। इन्होंने अंग्रेजी जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी हत्याएं की थी, तो उन पे इस चीज़ का आरोप था और इस वजह से इनको फांसी भी लगी। लेकिन महात्मा गांधी की इस चीज़ के लिए बड़ी आलोचना हुई कि वो चाहते तो उन लोगों को बचा सकते थे। 25 मार्च 1931 में जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस समय सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो चुकी थी। इसलिए जो नवयुवक थे, उन्होंने, जो यूथ कांग्रेस के सदस्य थे, उन लोगों ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। काले झंडे इसलिए दिखाए गए क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर गांधी जी कोशिश करते तो इन लोगों की फांसी उम्र कैद में बदल जाती या कुछ भी दूसरा रास्ता निकल सकता था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसके बाद होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को और साइमन कमीशन पे बात करने के लिए जो दूसरी बार बैठक होती है, इसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं। तो गांधी इरविन समझौते को ब्रिटेन सरकार अपनी पराजय मान रही थी और इरविन के उत्तराधिकारी विलिंगडन ने हर संभव तरीके से समझौते का उल्लंघन किया। उस जो इरविन के बाद आया, उसने जो समझौता हुआ था उसकी शर्तों को नहीं माना, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसने उल्लंघन किया, अवहेलना करी। गांधी जी ने विलिंगडन में समझौता होने गांधी जी और इसके बीच जब समझौता होता है, उसमें उसके बाद ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से आरंभ होता है और ब्रिटिश सरकार के विरोधी रुख और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपना एक पक्ष था कि जो दलित समाज है उसको एक तरफ से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और इस मांग को लेके एक सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ये गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये भी असफल हुआ। तो ये बिना किसी उसके निर्णय निकले गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। इसमें असल में जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने हिंदुओं से अलग दलितों को, मतलब अंग्रेजों की भी अपनी ये एक सोच थी और ये उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की भी सोच थी कि जो हिंदू हैं उनमें दलित नहीं है, दलित अपने आप में एक अलग समाज है। और जो जिस तरह से मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, और उसी तरह से ये मांग भी उठी कि ये मुसलमानों, सिखों, गैर हिंदुओं या दलितों के लिए या क्रिश्चियनों के लिए, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, अलग से सीटें आवंटित की जाए। और इस बात पे इन लोगों के बीच बात नहीं बनी थी सभी। और जब ये बात नहीं बनती है तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महान जो वो वायसराय था,
उसने जब गांधी इरविन पैक्ट की बातों को नहीं माना तो उसके बाद ये लोग फिर से आंदोलन शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ किया। 4 जनवरी को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष सरदार पटेल को गिरफ्तार कर दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो पहले से लोग इस बारे में वाकिफ थे, क्योंकि जब पहली बार आंदोलन होता है तो लोग उसके बारे में कम वाकिफ होते हैं। जैसा कि अन्ना की जब पहली बार अन्ना ने क्रांति की थी तो उस समय लोग थोड़ा कम उसके बारे में कम जानते थे, तो कम लोग इकट्ठा हुए। लेकिन जब दोबारा वो लोग आए तो वो बड़ी ताकत से आए और अन्ना के आंदोलन की बदौलत आम आदमी पार्टी स्थापित हो पाई। तो कुछ इसी तरह कि जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो बड़ा जोर पकड़ता है आंदोलन जल्दी ही, और इस वजह से ये लोग अगले ही दिन महात्मा गांधी और सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर देते हैं। मतलब कांग्रेस को जिस तरह से आज गैर कानूनी संस्थाएं घोषित की जाती हैं, आतंकवादी संगठनों को किया जाता है, उस तरह से इन्होंने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। इसी बीच तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, तो इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम है, एक्ट है 1935 का, तो उसकी अंतिम स्वरूप को पेश किया गया और इस पे सहमति बनी थी। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होर थे। जो सैमुअल होर थे, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, ब्रिटेन का एक आदमी। और इन तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक और चीज करी थी जिसको सांप्रदायिक पांचाट कहा जाता है। तो उसमें जो हरिजन थे उनको हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। जो अनुसूचित जातियों के लोग थे उनको हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। हरिजनों पर किए गए अत्याचारों पर पश्चाताप करने के लिए 8 मई 1933 को गांधी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया। तो हरिजनों पे जो अत्याचार हुए थे पहले, उन चीज़ों का पश्चाताप करने के लिए महात्मा गांधी 8 मई 1933 को हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और उपवास पे बैठ जाते हैं। हड़ताल नहीं कहेंगे इसको, उपवास पे बैठ जाते हैं, पश्चाताप उपवास पे। सरकार ने उसी दिन गांधी जी को जेल से छोड़ दिया था जब वो उपवास पे बैठते हैं। गांधी ने अपने आप को हरिजन कल्याण के लिए लगा दिया, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पांचाट के कारण सवर्ण हिंदुओं और शूद्रों के बीच एक खाई पैदा कर दी थी। जिस तरह से हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संप्रदाय हैं, दो अलग अलग धर्म हैं, तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो उसने हिंदुओं और जो अपर कास्ट थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनके और शूद्रों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी, एक ऐसा गलतफहमी पैदा कर दी कि उनको दो धर्मों के रूप में ट्रीट किया जाए और उनके बीच लड़ाइयाँ हो जाए। उस समय था भी कुछ इसी तरह से कि शूद्रों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था उस समय या उससे पहले कभी भी। और उसी सबको देखते हुए 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। मनुस्मृति एक विवादास्पद पुस्तक है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें महिलाओं और शूद्रों के लिए बड़े कड़वे श्लोकों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें इस वजह से और इन्हीं सब चीज़ों का फायदा लेते हुए रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट एक व्यवस्था लागू की जिसमें हिंदुओं और शूद्रों को अलग अलग किया गया। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जन आंदोलन रोक दिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हुआ था तो उसको इन्होंने 8 मई 1933 को रोक दिया था। और अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी ऑफिशियली उसको ख़त्म करने की घोषणा अप्रैल 1934 में हुई। वैसे 1933 में इसको रोक दिया गया था 8 मई को, लेकिन पूर्णतः आंदोलन को समाप्त कर दिया गया 1934 में। तो दोस्तों आज हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।